Hello student, today we are going to start lesson number 2nd of class 10th, sectors of Indian economy. In this we have to discuss about different sectors of the Indian economy. As we know that sectors of Indian economy is the second chapter of your economics book class 10th. And as we know that there are three sectors of Indian economy, that is called primary sector, secondary sector and tertiary sector. First of all, we are just going to discussing about primary sector एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली जो सेक्टर डिपेंडेंट है उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी। और ये प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अदर सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट करता है और देता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोड्यूस वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स through way of manufacturing. So it is also called manufacturing sector. This is the second sector, and in manufacturing sector the raw material is obtained from primary sector. So we can say that each and every sector are interdependent. द्वितीय क्षेत्र को एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें रॉ मटेरियल से कॉस्टली मटेरियल में वस्तुओं को बदला जाता है। इसमें खास करके इंडस्ट्रीज वगैरह आती है। टर्शियरी सेक्टर को एक्चुअली सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, और जो भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस होता है मटेरियल उसको टर्शियरी सेक्टर की हेल्प से आगे तक पहुंचाया जाता है। जैसे स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये टर्शियरी सेक्टर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं तीनों सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता इनका। इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, देखो दो तरीके का सेक्टर होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये वर्किंग सेक्टर होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसके अलावा ऑनरशिप के आधार पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड करता है जहाँ पे हम सर्विसेज लेते हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जीडीपी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर, एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी जीडीपी का मतलब होता है तीनों सेक्टर में एक साल के टेन्योर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स का उसे जीडीपी कहा जाता है। हायर जीडीपी ये शो करता है कि देश का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है और देश जो है एक डेवलप कंट्री के रूप में काउंट किया जा रहा है। हिस्टोरिकल चेंजेज इन द सेक्टर्स, थ्री स्टेजेस जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इनिशियल स्टेट में हर इंसान प्राइमरी सेक्टर से जुड़ना चाहता था। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो नौकरी करे यानी किसी का नौकर बने। बट धीरे धीरे समय चेंज होता चला गया और सेकेंडरी स्टेज में बहुत सारे लोग घुसने लगे, और थर्ड स्टेज में ईच एंड एवरी पर्सन आज वाइट कलर्ड जॉब चाहता है। यही कारण है कि थर्ड स्टेज में ईच एंड एवरी पर्सन आर जस्ट गोइंग टू शिफ्टिंग फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। हर एक आदमी सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है। टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस डे टू डे इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसका रोल जीडीपी में काफ़ी अच्छा है। ट्रांजिशन शोज लेवल ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, इट इम्प्रूव्स स्पेशलाइजेशन बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड एक्सटेंडिंग सर्विसेज पार्ट इन इकोनॉमी ओवर 40 to 50% ऑफ जीडीपी। तो एक्चुअली जीडीपी में इसका एक बहुत अच्छा रोल होता है। यही कारण है कि ईच एंड एवरी पर्सन टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहता है। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप लोग स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से जीडीपी में इसका रोल है। यहाँ पे दिखाया गया कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड। तो जैसे कि हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। 70 to 75% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। बाकी जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, इसमें कम लोग इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में रोल सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप जानते हो
Unemployment is a major problem of a developing country like India. Or in this condition, under unemployment is that type of employment in which it seems that the person is employed but not employed. यानी 5 आदमी का काम है और उसमें 10 आदमी लगा हुआ है, तो 5 आदमी अगर हट भी जाए तो उसके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। और ख़ास करके हमारे गांव में जो किसान लोग होते हैं वहाँ पे इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसे डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था, लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर सरकार 100 दिन की रोजगार नहीं दे पाती है तो उसको रोजगार भत्ता देना पड़ता है, यानी 100 दिन की वेजेज उसको देना पड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वे होते हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर सो पीपुल हैव एश्योर्ड वर्क, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन वेरियस लॉज, हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे सभी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं नौकरी पाने और नौकरी खोने के लिए। इस तरीके की कंडीशन को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। उसके बाद बेनिफिट जो होते हैं एक एम्प्लॉयर के थ्रू, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है वो होता है पेड लीव, यानी संडे सैटरडे जो छुट्टियां होती है उसकी लीव मिलती है। अदर भी छुट्टियां होती हैं। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के दौरान भी सैलरी मिलती है। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है, ग्रेजुइटी की व्यवस्था होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है और भी अदर चीज़ें मिलती है। वर्कर गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। पहले 2004 से पहले जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनको पेंशन भी मिलता था, बट 2004 के बाद भारत सरकार ने एक एनपीएस लागू कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके थ्रू सरकार और अदर जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो फंड को लगाती है और उसके अनुसार पेंशन देती है। एनपीएस सबसे बड़ा डेट मीन्स कॉल्ड एक घातक सौदा है सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो इसलिए एनपीएस जो है कारगर नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली जो होता है वे सेक्टर होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। रूल रेगुलेशन होते तो हैं लेकिन लागू नहीं किया जाता, और बहुत कम यानी लो पेड जॉब्स होते हैं। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ कोई काम कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसे सेटल्ड जॉब नहीं कह सकते हैं, ये रोज़ कमाना रोज़ खाना होता है। डिसएडवांटेज फ्रॉम द एम्प्लॉयर क्या है? देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू स्टिकनेस। किसी भी प्रकार की लीव प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जैसे आज के डेट में कोरोना का समय है और इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डेट मीन्स कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का है। उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है। अगर रोज़ रोज़ नौकरी पर नहीं आते हैं तो उनको वेजेज भी नहीं दिया जाता है। इसे डेट मीन्स कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो सेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरिया, जो ग्रामीण सेक्टर है वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, नरेगा जैसे प्रोग्राम चलाया जाए जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, और सर्विस सेक्टर भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अलाउ क्रेडिट टू लोअर रेट, और कम से कम दर पे उनको क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो आसानी से कोई अपना बिजनेस कर सके। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑटोमेटिकली हमारे देश से ख़त्म हो जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा देखते हैं कि ऑनरशिप के आधार पे 2 तरीके के सेक्टर होते हैं। एक होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वे सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द वर्कर्स लाइक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मेन एम इज टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, और मेन इसका मकसद होता है कि लोगों की सेवा करना और ख़ास करके नेशन के डेवलपमेंट पे फोकस करना। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, पार्क हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, ये पब्लिक सेक्टर उद्योग है। जितनी भी सरकारी जॉब होती है सब पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। इंडियन रेलवे दिखाया गया है, यहाँ पे इंडियन पोस्ट दिखाया गया, हॉस्पिटलिटी दिखाया गया है, लाइब्रेरी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दिखाया गया है। प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली वे सेक्टर होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा चलाए जाते हैं। फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ना ही फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, और इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, किसी भी तरीके से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर बिरला कंपनी, रिलायंस, वाडिया,
गोइंग का ये ग्रुप से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका वेजेज और वेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है, और इनका मेन मकसद होता है किसी न किसी तरीके से मुनाफा कमाना, ना कि देश के डेवलपमेंट में भागीदार होना। क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले देखते हैं जॉब सिक्योरिटी है, जेनरस बेनिफिट है, मोर रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है, और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं। उनमें सबसे पहला है मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे कंपनी डेवलप करेगी प्रमोशन होगा। दीज जॉब्स टेंड टू पे हायर, इसमें पैसे वैसे ज़्यादा मिलते हैं बट जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। मोर प्रेस्टीज एंड द प्राइवेट सेक्टर इज सपरली मोर इफिशियंट, लेस ब्यूरोक्रेसी, यानी इसमें किसी भी सरकार की दखल अंदाजी नहीं होता है। जिसकी इफिशियंसी जितना होगा उसके अनुसार उनका प्रमोशन होता है और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो डेट इज ऑल अबाउट द लेसन, द सेकेंड नंबर लेसन।